हालांकि जो तस्वीर उभर कर आ रही है सेना की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट यह कहा गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और चीन के इस तरह के किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशरफ वानी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अशरफ, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 ये वो पॉइंट है जहां पर चीन ने जिस पर नजरें गड़ाई हुई हैं। भारत इन क्षेत्रों पर परंपरागत तरीके से पेट्रोलिंग करता रहा है, इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा रहा है, लेकिन अब जो ये घटना हुई है उसके बाद सिर्फ ये एरिया नहीं पूर्वी लद्दाख का, बल्कि अरुणाचल का, उत्तराखंड से लगती हुई चीन की सीमाएं, अब ये पूरा एक बड़ा रेंज है जहां पर परिस्थितियां संवेदनशील रहेंगी। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण बात ये की, क्योंकि फिंगर 4 पर जो है भारतीय सेना की बेस है, वहां पर भारतीय सेना पहले ही थी, लेकिन दावा जो भारतीय सेना का था पैंगोंग लेक को लेकर वो फिंगर 8 तक है। उसके बीच फिंगर 8, 7, 6 और 5 आता है। लेकिन जो बदमाशी चीनी सेना ने अब की बार की अप्रैल के महीने में ही, मई से वो आगे आगे बढ़ना शुरू हो गए और परमानेंट बेसिस जो है फिंगर 4 के पास ऊंचाइयों पर खड़े कर दिए। वो जो है उस पर बातचीत की प्रक्रिया जून से चल रही थी। कमांडर लेवल की बैठक हुई, ब्रिगेडियर लेवल की बैठक हुई, कई जगहों पर डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हुई, लेकिन चीन वादा करता रहा कि वो पीछे हटेगा फिंगर 8 तक, लेकिन कभी वो फिंगर 8 तक वापस नहीं मुड़ा। वो फिंगर 4 के पास ऊंचाइयों पर अपना बेस कायम करता रहा। हाँ, उन्होंने कुछ वाहनों और गाड़ियों में कमी लाई, लेकिन जो मैन पावर है, जो सैनिकों की तादाद है, उसमें कोई कमी नहीं की। यहां तक कि उल्टा उन्होंने परमानेंट बेस जो है उन ऊंचाइयों पर फिंगर 4 के पास खड़ी करनी शुरू कर दी, जो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को अटक भी रहा था और लगातार उसकी बात बैठकों में उठा रहा था। लेकिन चीन उस नापाक साजिश से पीछे नहीं हटा। यहां तक कि अब दक्षिणी शोर जो कि पैंगोंग लेक के है, वहां से भी वो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं पैंगोंग लेक के दोनों तरफ जो इलाका भारत का है उस पर गैर कानूनी तौर और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। यही एक साजिश देखी जा रही है और जो भारतीय सेना खूब तरीके से समझ रही है कि पैंगोंग लेक के उत्तरी छोर पर ही नहीं बल्कि दक्षिणी छोर पर भी जो है चीनी सेना अब कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि 29 और 30 अगस्त की रात को जो घटना घटी उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया और अब तैयारियां जो है, अभी मैं आपको जमीनी हालात बता रहा हूं, मेरी बात हमारे जो संवाददाता लेह में है उनसे भी हुई है, उनको भी वहां पर पैंगोंग लेक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहां पर भी जो है काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ चुशूल में जो है बॉर्डर मीटिंग पॉइंट, वहां पर ब्रिगेडियर लेवल की बैठक हो रही है, उसमें भी कोई खास जो उपलब्धि या पेशरफ्त जिसको हम कहें वो नहीं हो रही है। तो ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय सेना ने ये पूरी तरह से मन बना लिया है, जिसका इशारा पहले ही जनरल रावत ने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने दिया था कि भारत अब कहता है कि अब ताकत के जोर पर ही या जंग के जोर पर ही। इसी सवाल को मैं अशरफ यहां से आगे लेके जाऊंगी, आप तब तक और इनपुट जुटाइएगा। संजय कुलकर्णी जी, जिस बात का जिक्र अशरफ यहां पर कर रहे हैं, देखिए बहुत पहले से ये संकेत बयानों में मिलने लगे थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब ये कहते हैं कि बातचीत से बात बनी तो ठीक है, वरना हम सैन्य विकल्पों पर विचार करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो यहां से समझ आना शुरू हो चुका था कि 15 जून के बाद जो बातचीत हो रही है लगातार वो आगे तो बढ़ रही है, लेकिन नतीजा किसी बहुत सकारात्मक दिशा में या बहुत बड़ा कोई फेरबदल हो जाएगा ऐसा नहीं था। यहां से आगे अब अक्टूबर 2020 तक का समय कैसा रहने वाला है एलएसी पर आपकी नजर से? मीनाक्षी, सबसे पहले तो चीन के कथनी और करनी में अंतर होता है। उसकी बातचीत, उसके एग्रीमेंट्स हमने सब कूड़ेदान में डालने चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जैसे सीडीएस ने कहा कि हमारे विकल्प तैयार हैं। आप बात कर रही हैं नॉर्थ और सदर्न बैंक की। जो नॉर्थ ऑफ पैंगोंग सो है, जहाँ पे फिंगर 4 to 8 है, वहाँ पे चीन का जमावड़ा है। थिनिंग आउट हुआ होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। अब जो कल रात को जो बात हुई है वो है सदर्न पैंगोंग सो। सदर्न साइड है, अगर मैं आप लोग दर्शकों के लिए बता दूं, सदर्न साइड है जहाँ पे 3 इडियट्स की फिल्म शूटिंग हुई थी, वो है सदर्न साइड ऑफ पैंगोंग सो लेक। वो शूटिंग वाला इलाका नहीं है, ये शूटिंग से बहुत दूर होगा, मैंने देखा नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ सदर्न बैंक है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। अब सवाल ये है, जहाँ सदर्न बैंक पे अगर चीन ने आने की कोशिश की है, यानी कि उसने ये बिल्कुल प्रीमेडिटेटेड प्लान्ड जिसे बोलते हैं, चाहे वो हथियार लाए या ना लाए, वो कैसे आएगा सदर्न बैंक?
सदर्न बैंक में सिर्फ अपने वोट का ही इस्तेमाल कर सकता है। वोट के इस्तेमाल के बिना वो सदर्न बैंक में नॉर्थ बैंक से नहीं आ सकता है। नॉर्थ बैंक पे वो पैदल चल सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसने इस तरह की मंशा दिखाई कि मैं सदर्न बैंक में आकर के कुछ तंबू लगा दूंगा या कुछ कर दूंगा, और जिस तरीके से हमने इमीडिएटली रिएक्ट किया है, ये साफ दिखाता है कि हम लोग सतर्क हैं। हमें मालूम है कि चीन क्या कर सकता है। अगर हम लोगों ने उसको सदर्न बैंक से ढकेल दिया है पीछे, ये मकसद साफ है। चीन जो है वो सोच रहा है, अभी चीन क्या, मेरे को लगता है चीन के दिमाग में क्या मंशा चल रही है कि हम पेंगांगसो नॉर्दर्न बैंक को तो खाली नहीं करेंगे, हम जहां पर है वहीं बैठे रहेंगे। अब ये है सदर्न बैंक में हमने आने की कोशिश की, हमको हिंदुस्तान ने ढकेल दिया, बातचीत करेंगे, ठीक है हम सदर्न बैंक में नहीं आते हैं, आप सदर्न बैंक रख लीजिए, हम तो नॉर्दर्न बैंक में रहेंगे। तो मतलब ये जो सलामी स्लाइसिंग वाला हिसाब किताब है ना, कि हमने तो, हमारा तो वो भी है, पर अगर आप कह रहे हैं आपने हमें ढकेल दिया, हम नहीं आएंगे, तो ये जो चीन की मंशा है इसको समझना निहायत जरूरी है। और जहां तक अक्टूबर तक का सवाल है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत अहम। अशोक सज्जनहार जी, मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाऊंगी। 15 जून के बाद का जो समय था, क्योंकि उस टाइमलाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचते हैं और लेह जाकर वो कहते हैं 18,000 से ज्यादा फीट की जो ऊंचाई है उस क्षेत्र से जाकर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर हम बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की पूजा करते हैं तो सुदर्शन चक्र जो हाथ में लेकर कृष्ण का स्वरूप है, हम उसे भी मानते हैं। मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर था सीमा के उस पार के लिए भी। और चीन ने भी अपने स्टेटमेंट्स में यह कहा कि उकसावे की कोई कार्रवाई भारत की लीडरशिप ना करे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जाते हैं, रफाल की एक खेप भारत आती है। इन सब डॉट्स को जब आप कनेक्ट करते हैं और आज की स्थिति को देखते हैं तो इस पर आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूं मीनाक्षी जी, जो भारत ने बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो तो पूरी तरीके से वहां पर तैयारी की है। आपने कहा है, जो प्रधानमंत्री जब गए थे 3 जुलाई को, तो उन्होंने कहा था सुदर्शन चक्र के बारे में और बांसुरी के बारे में। उन्होंने ये भी कहा था जो अब विस्तारवाद का जमाना चला गया है, विकासवाद है, और विस्तारवाद की उनका निशाना बिल्कुल चीन की तरफ था। यही उन्होंने 15 अगस्त को भी कहा। अपनी जो उनका जो संबोधन था लाल किले से, उन्होंने LAC और LOC दोनों को एक साथ कहा। मतलब अगर हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, जो कि हमारा दुश्मन है, और अगर उससे हम जूझ रहे हैं, तो वैसे ही LAC भी जो दूसरी तरफ है वो हमारा दुश्मन है। तो इसीलिए अगर दुश्मन है, तो जैसे हमारे और पैनलिस्ट ने कहा है, हम पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। और इसीलिए इसका हमें नमूना देखने को मिला है, इसकी मिसाल हमको देखने को मिली है अभी 29-30 अगस्त को। जो अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको पीछे तरफ धकेल देंगे। जो अभी जनरल कुलकर्णी ने कहा, जो अगर ये उनका सलामी स्लाइसिंग, जो हम साउथ उसमें आएंगे नहीं आएंगे, नॉर्थ जो नॉर्थ में है फिंगर 4 to 8, वो हमारे पास स्टेटस को ऐसे बना रहने दो। मेरे विचार से भारत अब इन ऐसे प्रोपोजिशंस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पहले जो कुछ होता रहा होगा, परंतु अब भारत ने बिल्कुल साफ कठोर शब्दों में कह दिया है जो हमको स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 का रिस्टोर करना है, और मेरे विचार से हमको उस पर अड़े रहना चाहिए। एक बड़ा संदेश गया है। देखिए, अभी SCO की एक्सरसाइजेज कफकाज 2020 अस्ट्राखान रूस में होने वाली है। भारत ने वहां से जाने में इनकार कर दिया है। हालांकि कारण ऑफिशियली बताया गया है कोविड-19 का, परंतु सबको मालूम है कि क्योंकि वहां पर PLA चीन की आर्मी होगी, इसीलिए भारत ने, देखिए ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं मीनाक्षी जी, ये होती हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए, ये इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जब PLA हमारा दुश्मन है तो हम उसके साथ कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं कर सकते, कोई इंटरऑपरेबिलिटी की बात नहीं हो सकती है।